नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। हमारे आज के इस सेशन में हम राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सत्ता की साझेदारी से मतलब है कि सत्ता के अंदर, सरकार के अंदर हरेक समुदाय, हरेक सामाजिक परिवेश की समान भागीदारी हो, यानी कि सत्ता किसी एक जाति या एक समुदाय से संबंधित न हो, या मैं ऐसे कहूं कि लोकतंत्र एक सही व्यवस्था के तहत अपनाया जाए। ये होती बच्चों सत्ता की साझेदारी। तो आज के हमारे इस अध्याय के अंदर हम यही देखेंगे कि विभिन्न देशों के एग्जाम्पल्स को लेते हुए कि कैसे कुछ देश तो ऐसे थे जिन्होंने सत्ता को बहुत अच्छे तरह से मैनेज करके रखा, तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो मैनेज नहीं कर पाए। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का अध्याय शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा आज का जो अध्याय है इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं सत्ता की साझेदारी की बात करूं तो उसका मतलब है बच्चों कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हर समुदाय की हिस्सेदारी से ही जब सरकार बनती है तो यानी कि सत्ता का जो साझाकरण है वो जब हर एक विषय में होता है, सभी के अंदर बराबर बांटा जाता है, तो उसे ही कहते हैं सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का मूल मंत्र बच्चों, लोकतंत्र यानी कि लोगों की सरकार लोगों के लिए, यानी कि बच्चों एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनकर आती है उसे कहते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, क्योंकि बच्चों हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, तो वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर जब सरकार के अंदर भेजता है तो कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाती है, और यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है, यानी कि कैसे उसने अपने प्रतिनिधि को संसद के अंदर भेजा है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए, यानी कि जब बराबर के भागीदार बन गए ना बच्चों आप, तो अब आपसे सलाह है वो ली जाएगी। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अब बात बच्चों ये आती है कि साझेदारी जरूरी क्यों है। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूं जिसमें एक समाज जो है वो बहुसंख्यक है और एक समाज अल्पसंख्यक है। अब मान लो बच्चों, अगर एक ऐसी सरकार बनती है जिसमें सभी के सभी प्रतिनिधि बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज है वो और ज्यादा पिछड़ जाएगा, उनके मानव जो अधिकार है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक समाज है वो उस अल्पसंख्यक समाज पर हावी हो जाएगा और एक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, हिंसा की जो घटनाएं है वो बढ़ जाएगी। तो उन सबको रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, यानी कि युक्तिपूर्वक तर्क हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित है। अपने कुछ देखेंगे किसके क्या हानि और लाभ है। तो बच्चों देखो कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम, अगर आप सत्ता की साझेदारी करते हो तो जब सभी के बराबर प्रतिनिधि पहुंचेंगे तो सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, और जब सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा तो आपस में टकराव जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था बनेगी लंबे समय तक चलेगी, उनमें भी आपस में गतिरोध नहीं होगा। नैतिक तर्क नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित है, जैसे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यानी कि एक अच्छा लोकतंत्र बच्चों वही है जिसमें सत्ता की साझेदारी हो, यानी कि सत्ता बराबर हिस्सों में बंटी हुई हो, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक समुदाय के हाथ में सत्ता न हो। लोगों की भागीदारी आवश्यक है ताकि लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें, कि कैसे लोग शासन से जुड़े रह सकते हैं। यह लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि शासन किस प्रकार हो। जब बच्चों लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जब बनेगी तो कहीं ना कहीं सीधी भागीदारी मानी जाएगी लोगों की, तो उन्हीं की सलाह के ऊपर मंत्रिमंडल कार्य करता है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वही बात है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपसी गतिरोध कम हो जाएंगे। अगर आपसी गतिरोध को कम करना है, एक बढ़िया लोकतंत्र अगर आपको चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र अगर आपको चाहिए, तो सत्ता की साझेदारी अति आवश्यक है। तो समाज में सौहार्द यानी कि खुशनुमा माहौल है उसकी बात कर रहे हैं, और शांति बनाए रखने के लिए
सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। यानी कि विशेष प्रकार के जो समुदाय हैं उनमें आपस में जो टकराव, जो गतिरोध है उसमें क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के वर्चस्व का खतरा बना रहता है। देखो बच्चों, जो बहुसंख्यक है वो हमेशा अल्पसंख्यक को दबाने का प्रयास करेगा, और अगर शक्ति भी बहुसंख्यक के हाथ में चली गई सारी की सारी सत्ता की, तो वो आराम से जो अल्पसंख्यक समाज है उसको दबा लेगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी है। बहुसंख्यक का वर्चस्व न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि समूह को भी तबाह करता है, और सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के वर्चस्व से बचा जा सकता है। लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। यानी कि एक स्वस्थ लोकतंत्र आपको प्राप्त हो, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं, एक है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना, कि क्यों सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्य बनाए रखना, यानी कि एक स्वस्थ लोकतंत्र प्राप्त करना। यह कार्य है साझेदारी का, कि कैसे आप साझेदारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेल्जियम। अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे बेल्जियम के। बच्चों, बेल्जियम एक ऐसा देश था जिसके अंदर मेनली दो भाषा के लोग रहते थे, जिसमें कुछ जो लोग थे वो डच बोलते थे और कुछ लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे। अब बच्चों, जो डच भाषी लोग थे वे बहुसंख्यक में थे और जो फ्रेंच थे वो अल्पसंख्यक में थे। जबकि यहाँ उल्टा काम ये हुआ बच्चों कि जो राजधानी थी वहां जो फ्रेंच भाषाई जो लोग थे वो ज्यादा थे, जबकि डच भाषाई लोग कम थे। और पूरे देश के अंदर जो समृद्ध व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे थे, जो पैसे वालों थे, वो फ्रेंच व्यक्ति थे। तो अब कैसे उनके हितों का टकराव रोका गया, कैसे उस हिंसा को कम किया गया, उस सब के एग्जाम्पल्स को हम आज यहाँ हमारे इस लेक्चर में देखेंगे। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ कई भाषा के लोग रहते हैं जिनमें मेनली दो थे। अब देखो बच्चों यहाँ कि इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा यानी कि बहुसंख्यक थे और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं, यानी कि 3 भाषाई लोग यहाँ एक छोटे से देश के अंदर रह रहे थे। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी। अब देखो बच्चों, वैसे तो फ्रेंच अल्पसंख्यक है, जबकि राजधानी के अंदर ये क्या थे, बहुसंख्यक थे। जबकि 20% डच भाषी। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पैसे वाले रहे थे। ये एक आपको बच्चों एक मैप के जरिए बताया गया है कि कैसे डच भाषी लोग और जर्मन भाषी लोगों का जो क्षेत्र थे वो कैसे क्षेत्र थे। बेल्जियम की समझदारी। अब बात आती है कि बेल्जियम ने कैसी समझदारी दिखाई कि उससे ये जो बीच में जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा था दोनों भाषाई लोगों के बीच में, उसको कैसे समाप्त करने का प्रयास किया और कैसे उस गतिरोध को समाप्त किया, उसकी बात करेंगे बच्चों हम। तो ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है और बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को स्थिति में नाराजगी थी। यानी कि अब जो डच भाषी लोग थे वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व चाहते थे क्योंकि वो बहुसंख्यक समाज में थे। तो अब कैसे इस गतिरोध को रोका गया, इसके बारे में देखते हैं कि वहां की सरकार ने क्या समझदारी दिखाई कि जिससे जो उनके आपसी जो दोनों भाषाई जो लोग थे उनके बीच में जो गतिरोध बन रहा था उसको कैसे रोका गया। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत थे। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर
सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। अब मैं बात करूंगा कि उन्होंने कैसी एक राजनीति अपनाई, एक कैसी सरकार की रूपरेखा बनाई जिससे इन दोनों भाषाई के जो लोग थे उनके बीच में जो गतिरोध हो रहा था उसको खत्म किया गया। इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे उस गतिरोध को खत्म किया गया। तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास न हो एवं सभी मिलजुल कर रह सकें। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है। अब मैं बच्चों उन 4 संशोधन की बात करूंगा कि उसने कौन कौन से 4 संशोधन किए थे। बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम, यानी कि वो 4 संशोधन, जिनमें पहला जो था बच्चों वो था केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, यानी कि दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया केंद्र सरकार के अंदर। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। अब मेनली 2 इलाकों के अंदर उस केंद्रीय सरकार की जो सत्ता थी, जो शक्तियां थी, उनका भी बंटवारा कर दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि ब्रुसेल्स के अंदर एक अलग सरकार बनाई गई और अन्य क्षेत्रों में अलग क्षेत्रीय सरकार बनाई गई। और सामुदायिक सरकार का निर्माण इनका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां हैं, यानी कि किस तरह से इन्होंने अपने इस राजनीति को संभाला, कैसे सत्ता को 2 भागों में बांटा और एक भाग में दोनों को बराबर, यानी कि राजधानी में बराबर का अधिकार दिया और अलग अलग क्षेत्रीय सरकारें बना दी। इसी तरह बच्चों मैं बात करूंगा श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर भी ये गतिरोध रहता है क्योंकि यहाँ भी मेनली 2 समुदाय के लोग हैं, एक तो सिंहली हैं और एक तमिल बोलने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ क्या गतिरोध बने थे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब जहां भारत का तमिलनाडु है उसके नीचे की तरफ, यानी कि उससे जब और नीचे जाते हैं तो श्रीलंका आता है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की भांति यहां भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं, जैसे अलग अलग जातीय समूहों के लोग, और देश की आबादी का 74% भाग सिंहलियों का है, जबकि कोई 18% लोग तमिल है। जैसे कि मैंने आपको मेनली बताया पहले भी कि मेनली 2 भाषाई लोग यहाँ रहते थे। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। ये थी इनकी जातीय बनावट कि श्रीलंका के अंदर जातीय बनावट की जो रूपरेखा थी वो कैसी थी। श्रीलंका में टकराव कि अब बच्चों श्रीलंका में टकराव कैसे हुए उसके बारे में देखेंगे। देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्यक में है। वैसे भी देखा जाए तो मेनली तो वही ज्यादा थे, पर उसके बाद अगर मैं देखूं जो पूर्वी जो भाग था, उस पूर्वी भाग में जो ज्यादा लोग थे वो तमिल लोग थे। वहां सिंहली क्या थे, जैसे कि ब्रुसेल्स के अंदर हमने देखा था कि राजधानी के अंदर फ्रेंच लोग ज्यादा थे जबकि डच कम थे, पर ओवरऑल डच ज्यादा थे और फ्रेंच कम थे। तो वही काम यहां भी था। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहां गृह युद्ध शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि श्रीलंका में बेल्जियम जैसी समझदारी नहीं दिखाई गई और इसी का परिणाम है कि आज भी श्रीलंका गृह युद्ध से अपने आप को उभार नहीं पाया है। अब बहुसंख्यकवाद की मैं बात करूंगा कि ये बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है। तो यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। यानी कि अगर कोई एक बहुसंख्यक समुदाय जो है वो सत्ता में आता है तो 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम, अब श्रीलंका में 1956 में कुछ कानून बने तो उनके अंदर कौन से कदम उठाए गए हम उनकी बात करेंगे। 1956 में एक कानून पास किया गया सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए, यानी कि इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल न देते हुए जो बहुसंख्यक जो लोग थे उन्हें सत्ता में स्थापित कर दिया।
यानी कि सत्ता उनके हाथ में दे दी गई। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी, क्योंकि सिंहलियों की सरकार थी। सिंहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिल लोगों की अवहेलना हुई, यानी कि अल्पसंख्यक जो समुदाय था उसे लगातार दबाया गया। अब बच्चों ऐसी ही स्थिति की मैं बात करता हूं भारत में, क्योंकि आपको पता है भारत एक भाषावादी देश है। भारत के अंदर अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं तो बच्चों ऐसी है जो हमारे संविधान के अंदर भी उल्लेखित है। अब देखते हैं यहाँ क्या सिस्टम रहा। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार में होता है। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं फिर वो अपने ही प्रतिनिधियों में से एक सरकार बनाते हैं, जिसका एक मुखिया होता है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या नियमों को और कानूनों में संशोधन करती है, जो सरकार का काम भी होता है। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है, यानी कि प्रजा ही यहाँ मेन शासन का केंद्र रहती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं, यानी कि लोगों द्वारा शासन किया जाता है। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो, यानी कि किसी एक समुदाय के अंदर यह सत्ता का केंद्रीकरण न हो। सत्ता की समझदारी के विभिन्न रूप बच्चों दो होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रूप और एक क्षैतिज रूप। ऊर्ध्वाधर रूप यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का क्रम, और क्षैतिज रूप यानी कि बराबर का क्रम। देखते हैं दोनों के अंदर बातें क्या है। पहला कि सरकार के विभिन्न स्तरों में माध्यम सत्ता का वितरण, जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी कि सबसे ऊपर दिल्ली के अंदर केंद्रीय सरकार, फिर हर एक राज्य की अपनी सरकार और हर एक राज्य के अंदर स्थानीय सरकार। और ऐसे क्षैतिज की बात करूं तो बच्चों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हमारे संविधान के अंदर 3 अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है इनके अंदर। तो विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। कैसे सत्ता का वितरण अलग अलग स्थानों में किया जा सकता है। अब मैं विधायिका की बात करूं बच्चों, जो विधायिका मतलब जो कानून का निर्माण करते हैं, एक ऐसी सरकार जो कानून का निर्माण करती है उसे विधायिका कहा जाता है। तो कानून का निर्माण करना, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एक होती है बच्चों कार्यपालिका, जो उन कानूनों का क्रियान्वयन करती है, उन कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। तो कानून का क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद तथा नौकरशाह सभी किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। न्यायपालिका इस बच्चों ये कानून की व्याख्या करता है और सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय इसके भाग होते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय सरकार, प्रांतीय या राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अंदर जो सरकारें होती हैं। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर। अब बच्चों ये डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ऊर्ध्वाधर वितरण, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे कि अपने आज बच्चों देखते हैं हमारे यहाँ केंद्र के अंदर कोई भी सरकार हो सकती है, राज्य के अंदर कोई भी सरकार हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस राज्य के लोगों पर कि वो किसी सरकार में लेकर आते हैं। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है, यानी कि जो राज्य सरकारें होती है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, और जो स्थानीय सरकारें होती हैं वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। और क्षैतिज वितरण की अगर मैं बात करूं
तो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यानी कि यहाँ कोई किसी के ऊपर नहीं है, यहाँ सभी बराबर है और इनमें सत्ता का क्या होता है, बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। आज के इस अध्याय में हमने सत्ता की साझेदारी के बारे में जाना, ये क्यों आवश्यक है इसके बारे में जाना, और कैसे हम सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं, कौन कौन से इसके रूप होते हैं। हमने उन सब बातों का आज के हमारे इस अध्याय में जिक्र किया। अब मिलते हैं बच्चों हम इसी सीरीज में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।